प्रिय छात्रों, विंदा महादेवी वर्मा जिसके लेखिका हैं और जिन्हें हम आधुनिक युग की मीरा और हिंदी साहित्य की छायावादी कवयित्री के रूप में जानते हैं, जिनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और प्रयाग में एमए की उपाधि और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से अलंकृत हुए थे। ये था संक्षिप्त परिचय महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा ने इस रेखाचित्र, जो कि संस्मरणात्मक रेखाचित्र की विधा है, विंदा, जिसमें एक बचपन की सहेली विंदा का दुखद चित्रण किया है। कहानी एक युवा लड़की विंदा के बारे में, जिसे उसकी सौतेली माँ क्रूरतापूर्वक सताती हैं और उससे घर का सारा काम करवाती हैं। इस रेखाचित्र में वर्मा जी ने प्रेम से वंचित और सौतेली माँ के व्यवहार से ग्रस्त बच्चे के दुखद को दर्शाया है। महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व बहुत ही सौम्य प्रभावशाली था। आपकी गंभीरता, भावुकता, प्रखरता, बौद्धिकता को देखकर चकित रह जाना पड़ता है। इनकी बहुत सारे संस्मरण और रेखाचित्रों में रचनात्मक गद्य के दर्शन मिलते हैं, जिसमें अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, क्षणदा तथा मेरा परिवार। 1983 में इन्हें यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो प्रस्तुत रेखाचित्र है, विंदा के अतीत के चलचित्र से लिया गया है। यह एक हृदयस्पर्शी रेखाचित्र है जो संस्मरण शैली में लिखा गया है। विंदा लेखिका के बचपन की सहेली व अपनी सौतेली माँ द्वारा सताई गई, खिलने से पहले मुरझा जाने वाली असहाय निरीह बालिका महादेवी वर्मा के स्मृति पटल पर जीवित है, ऐसा कहा गया। विंदा के माध्यम से महादेवी वर्मा ने इसको दर्शाने का प्रयास किया है। सफेद सी आंखों वाली उस दुर्बल, छोटी और अपने आप ही सिमटी सी बालिका पर दृष्टि डालकर मैंने सामने बैठे सज्जन को उनका भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा, आपने आयु ठीक नहीं भरी है, ठीक कर दीजिए, नहीं तो पीछे कटना ही पड़ेगी। नहीं, यह तो गत आषाढ़ में 14 की हो चुकी। सुनकर मैंने कुछ विस्मित भाव से अपनी उस भावी विद्यार्थिनी को अच्छी तरह देखा, जो 9 वर्षीय बालिका की सरल चंचलता से शून्य थी और 14 वर्षीय किशोरी के सलज्ज उत्साह से अपरिचित थे। ऐसा कहानी की शुरुआत उस छोटी सी, दुर्बल सी, भोली भाली लड़की के विषय में कहा गया है ना। उसकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा स्वगत न रहकर स्पष्ट प्रश्न ही बन गई होगी, क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित उत्तर मिला, मेरी दूसरी पत्नी है और आप तो जानती ही होंगी। और उनके वाक्य को अधसुना ही छोड़कर मेरा मन स्मृतियों की चित्रशाला में 2 युगों से अधिक समय की धूल के नीचे दबे विंदा या विंदेश्वरी के धुंधले चित्र पर उंगली रखकर कहने लगा, ज्ञात है, अवश्य ज्ञात है। और उस लड़की के माध्यम से विंदा उनकी स्मृतियों में आ गई और यह विंदा का उल्लेख करती हैं। विंदा मेरी उस समय की बाल्य सखी थी, यानी बचपन की सहेली, जब मैंने जीवन और मृत्यु का अमिट अंतर जान नहीं पाया था, यानी उसे पता नहीं था कि जीवन और मृत्यु क्या होती है। अपने नाना और दादी के स्वर्ग गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख और आश्वस्त भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा, तब मैं निश्चय ही एक बार उनको देखने जाऊंगी। न मेरे इस पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई और न मैंने एक बार मर कर कभी न लौट सकने का नियम जाना। ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ ठहरती। मेरा संसार का अनुभव भी बहुत संक्षिप्त सा था। अज्ञानावस्था से मेरा साथ देने वाली सफ़ेद कुत्ती सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंख मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदार हो उठती थी कि उसका गुर्राना
मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था। भूरी पूशी भी अपने चूहे जैसे निसहाय बच्चों को तीखे पहने दांतों में ऐसी कोमलता से दबाकर कभी लाती कभी ले जाती थी कि उनके कहीं एक दांत भी न चुभ पाता था। ऊपर की छत के कोने पर कबूतरों का और बड़ी तस्वीर के पीछे गौरवों का जो घोंसला था, उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोंचों और उसमें सावधानी से भरे जाते दानों और कीड़े मकोड़ों को भी मैं अनेक बार देख चुकी थी। बछिया को हटाते हुए रंभा रंभा कर घर भर को यह दुखद समाचार सुनाने वाली अपनी श्यामा गाय की व्याकुलता भी मुझसे छिपी न थी। एक बच्चे कंधे से चिपकाए और एक की उंगली पकड़े हुए जो भिखारी द्वार द्वार फिरती थी, वह भी तो बच्चों के लिए भी कुछ मांगती रहती थी। अतः मैंने निश्चित रूप से समझ लिया कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। तो यहाँ पे इस प्रसंग में क्या है, हर उस जीव जंतु, यहाँ तक कि गाय, कबूतरों और बिल्ली के बच्चों जैसे स्नेह जैसी माता जो अपने सारे बच्चों को, चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो, किस तरह से करती हो, उसका उल्लेख उन्होंने दिया है। और बिंदा के भी तो माँ थी जिन्हें हम पंडिताइन चाची और बिंदा नई अम्मा कहती थी। वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजे कसे चारपाई पर बैठकर फूले गाल और चिपटी सी नाक के दोनों ओर नीले कांच के बटन से चमकती हुई आंखों से युक्त मोहन को तेल मलती रहती थी। उनकी विशेष कारीगरी में से संवारी पार्टियों के बीच में लाल शाही की मोटी लकीर सा सिंदूर, उन्नीदी सी आंखों में काले डोरे के समान लगने वाला काजल, चमकीले कर्णफूल, गले की माले, नगदे रंग बिरंगी चूड़ियाँ और घुंघरूदार बिछुए मुझे बहुत भाते थे, क्योंकि यह सब अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता दे देते थे। यानी कि अब पंडिताइन चाची का वर्णन इसमें किया गया है कि वो मोटी थी और गोरी तो थी ही, साथ ही साथ क्या है, नाक भी चिपटी थी, उनके हाव भाव को दर्शा रहा है। और वो सिंदूर कैसे लगाती थी, रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनती थी और एकदम गुड़िया की समान वो लगती थी। यानी पंडिताइन चाची का चित्रण यहाँ किया गया है, जो बिंदा की क्या है, नई अम्मा कहलाती थी, कहती थी उनको पंडिताइन चाची। ये सब तो ठीक था, पर उनका व्यवहार विचित्र सा था। यानी कद काठी जो कुछ भी हो, लेकिन उनका व्यवहार विचित्र था, अनोखा था। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, गर्म पानी से हाथ मुंह धुलाकर मोजे जूते और ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था, मना कर गुनगुना दूध पिलाया जाता था, तो पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता था। यदि उस गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में ना आता तो मैं उसे श्यामा के रहाने के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी, परंतु उसकी शब्दावली परिचित होने के कारण ही कुछ उलझन पैदा करने वाली थी। उठती है या आऊं, बैल्स के से दीदे क्या निकाल रही है, मोहन का दूध कब गर्म होगा, अभागी मरती भी नहीं आदि वाक्यों में जो कठोरता की धारा बहती रहती थी, उससे मेरा अबोध मन भी जान ही लेता था। यानी यहाँ बिंदा की सौतेली माँ का चित्रण किया गया है कि उसका व्यवहार बहुत ही कठोर था। वो बिंदा को प्यार नहीं करती थी, हमेशा क्या है, डांटती फटकारती रहती थी और उसे तरह तरह के अपशब्द भी सुनाती रहती थी। कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती, तब मुझे मैली धोती लपेटे हुए बिंदा की आंगन से चौके तक फिरकनी सी नाचती दिखाई देती। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना, कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना
मुझे बाजीगर के तमाशा जैसा लगता था, क्योंकि मेरे लिए तो ये सब कार्य असंभव से थे। पर जब उस विस्मित कर देने वाले कौतुक की उपेक्षा कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता, जिसमें कभी कभी पंडित जी की घुड़की का पूट भी रहता था, तब न जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती थी। इसकी सुशीलता का उदाहरण देकर मेरे नटखटपन को रोका जाता था। वही बिंदा घर में चुपके चुपके कौन सा नटखटपन करती रहती है, इसे बहुत प्रयत्न करके भी मैं न समझ पाती। मैं एक भी काम नहीं करती थी और रात दिन उद्यम मचाती रहती थी। पर मुझे तो मान ने न मर जाने की आज्ञा दी, न आंखें निकाल देने का भय दिखाया। एक बार मैंने पूछा भी, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझा यह तो पता नहीं। उनके संक्षिप्त हैं से न बिंदा की समस्या का समाधान हो सका, न मेरी उलझन सुलझ पाई। यानी कि बचपन में जिसे लाड़ प्यार मिलना था वो तो महादेवी वर्मा को पूरा मिल रहा था, लेकिन इसके ठीक विपरीत उसकी जो सहेली बिंदा थी, जो पड़ोस में रहती थी, उसके वो घर के सारे कामों को निपटाती थी, फिर भी उसे खरी खोटी सुनाया जाता था। बिंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया। 2 पैसों में आने वाले खजड़ी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले चर्म से मढ़े और भीतर की हरी हरी नसों की झलक देने वाली उसके दुबले हाथ पैर न जाने किस अज्ञात भय से अवसन्न रहते थे। कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते हुए उसके सारे शरीर का थरथरा उठना मेरे विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता था, प्रस्तुत उसे भय में बदल देता था। और बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजड़े में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। यानी वो जो लड़की बिंदा थी, उसको पूरी तरह से कैद करके उससे सारे काम करवाते थे और उसका दुबला पतला शरीर जैसे लगता था कि मानो कितनी ही छिन्न भिन्न अवस्था उसकी रही थी। एक बार जब 2-3 करके तारे गिनते गिनते उसने एक चमकीले तालों की ओर उंगली उठाकर कहा, वह रही मेरी अम्मा। तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना रहा, क्या सबकी एक अम्मा तारों में होती है और एक घर में? पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोष में से कुछ कण मुझे दिए और तब मैंने सोचा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है, और जो बहुत सज धज के घर में आती है वह बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है। मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती। इसी से मैंने सोच कर कहा, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर वे नहीं रहेंगी, न डांटेंगी। हाँ, नहीं, कितनी सरलता थी उनके भावों में कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि नई और पुरानी अम्मा क्या होती है। बिंदा को मेरा उपाय कुछ जचा नहीं, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेट कर जाते और नई को बंद पालकी में बैठ कर आते देख चुकी थी, अतः किसी को भी पदच्युत करना उसके लिए कठिन था। यानी उसकी जो अम्मा थी, पुरानी अम्मा, उसकी अपनी अम्मा थी, वो तो मृत्यु के बाद क्या है, जा चुकी थी, और नई अम्मा जो थी वो आई थी, तो यानी उनकी सौतेली माँ। पर उसकी कथा से मेरा मन तो सचमुच आकुल उठा। अतः उसी रात को मैंने माँ से बहुत अनुनयपूर्वक कहा, यानी बहुत ही विनती की कि तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनाए। माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा में विस्मित होकर कुछ बोल भी ना पाई थी कि मैंने अवकुंठित भाव से अपना आशय प्रकट कर दिया, नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठ कर आ जाएगी और फिर मेरा दूध बिस्कुट जलेबी सब बंद हो जाएगी और मुझे विंदा बनना पड़ेगा। माँ का उत्तर तो मुझे स्मरण नहीं, पर इतना याद है कि उस रात उसकी धोती का छोर मुट्ठी में दबाकर ही मैं सो पाई थी। यानी उस समय उसकी जो कोमल भावना थी महादेवी वर्मा की कि नई अम्मा का व्यवहार इस तरह से होता है, यानी सौतेली माँ किस तरह से प्रताड़ना देती है, कितना कष्टमय जीवन होता था, इसकी वो कल्पना कर रहे थे। बिंदा के अपराध
तो मेरे लिए अज्ञात थे, पर पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड के सब रूपों से मैं परिचित हो चुकी थी। गर्मी की दोपहर में मैंने बिंदा को आंगन की जलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों खड़े देखा था। चौके के खंभे से दिन भर बंधा पाया था। भूख से मुरझाए मुख के साथ पहरों नई अम्मा और खटोले में सोते मोहन पर पंखा जलते देखा था। उसे अपराध का भी ही नहीं, अपराध के अभाव का भी दंड सहना पड़ता था। इसी से पंडित जी की थाली में पंडिताइन चाची का ही काला मोटा घुंघराला बाल निकलने पर भी दंड बिंदा को मिला। उसके छोटे छोटे हाथों से धूल न सकने वाले उलझे तेलहीन बाल भी अपने स्वाभाविक भूरेपन और कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे। तब पंडिताइन चाची की कैंची ने उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखरा हुआ उनके स्थान को बिल्ली की काली धारियों जैसी रेखाओं से भर दिया तो मुझे रुलाई आने लगी। पर बिंदा ऐसे बैठी रही मानो सिर और बाल दोनों नई अम्मा के ही हों। और एक दिन याद आता है, चूल्हे पे चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। बिंदा ने नन्हे नन्हे हाथों से दूध की पतीली उतारी और अवश्य पर जब उसकी उंगलियों से छूटकर गिर पड़ी, खौलते दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पर खड़ी बिंदा का रोना देख मैं तो हतबुद्धि सी हो रही। पंडिताइन चाची से कहकर वह दवा क्यों नहीं लगवा लेती, यह समझना मेरे लिए कठिन था। उस पर जब बिंदा मेरे हाथ अपने जोर से धकेलते हुए हृदय से लगाकर कहीं छिपा देने की आवश्यकता बताने लगे, तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय हो उठा था। यानी बिंदा के साथ कितना अन्याय हो रहा था। उसके जलते हुए हाथों पर दवा लगाने वाला भी कोई न था। उसे मैं अपने घर में खींच लाई अवश्य, पर न ऊपर के खंड में माँ के पास ले जा सकी, न छिपाने का स्थान खोज सकी। इतने में दीवारें लांग कर आने वाले पंडिताइन चाची के उग्र स्वर ने भय से हमारी दिशाएं रूंध दी। इसी से हड़बड़ाहट में हम दोनों उस कोठरी में जा घुसे जिसमें गाय के लिए घास भरी जाती थी। मुझे तो घास की पत्तियां भी चुभ रही थी। कोठरी का अंधकार भी कष्ट दे रहा था, पर बिंदा अपने जले पैरों को घास में छिपाए और दोनों ठंडे हाथों से मेरा हाथ दबाए ऐसी बैठी थी मानो घास का चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछौना बन गया हो। यानी उसने बिंदा को छिपा रखा था पंडिताइन चाची के व्यवहार से। मैं तो शायद सो गई थी, क्योंकि जब घास निकालने के लिए आया हुआ गोपी इस अभूतपूर्व दृश्य की घोषणा करने के लिए कोलाहल मचाने लगा, तब मैंने आंखें मलते हुए पूछा, क्या सवेरा हो गया? माँ ने बिंदा के पैर पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेशवाहक के साथ उसे घर भिजवा दिया, तब उसकी क्या दशा हुई ये बताना कठिन है। पर इतना तो मैं जानती हूँ कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में न क्षमा का स्थान था न अपील का अधिकार। फिर कुछ दिनों तक मैंने बिंदा को घर आंगन में काम करते नहीं देखा। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था, पर वे प्राय कुछ अंगूर और सेब लेकर वहाँ हो आती थी। बहुत खुशामद करने पर रुकिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई हैं, यानी चेचक निकल गया है, क्या वे मुझसे नहीं मिल सकती? पूछने पर वह मुंह में कपड़ा ठूंस कर हंसी रोकने लगे। जब मेरे मन का कोई समाधान न हो सका, तब मैं एक दिन दोपहर को सबकी आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंची। नीचे के सुनसान खंड में बिंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी। आंखें गड्ढे में धंस गई थी, मुख दानों से भर कर न जाने कैसा हो गया था। मैली से चादर के नीचे छिपा शरीर बिछौने से भिन्न ही नहीं जान पड़ता था। डॉक्टर दवा की शीशियाँ सिर पर हाथ फेरती हुई माँ, बिछौने के चारों चक्कर काटते हुए बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है यह मैं नहीं जानती थी। इसी से उस अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित सी चारों ओर देखती रही। बिंदा ने ही कुछ संकेत और कुछ स्पष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर के खंड में रहती है, शायद चेचक के डर से सवेरे शाम बरौनी आकर उसका काम कर जाती है। फिर तो बिंदा को देखना संभव न हो सका। इस समय बिंदा क्या है, चेचक से पीड़ित थी और उसे अकेले छोड़ दिया गया था। उसको किसी चीज़ की सुविधा उपलब्ध नहीं, क्योंकि मेरे इस आज्ञा उल्लंघन से माँ बहुत चिंतित हो उठी थी।
एक दिन सवेरे ही रुकैया ने उनसे न जाने क्या कहा कि वे रामायण बंद कर बार बार आंखें पोंछती हुई बिंदा के घर चल दी। जाते जाते वो मुझे बाहर निकलने का आदेश देना नहीं भूली थी। इसी से इधर उधर से झांक कर देखना आवश्यक हो गया। रुकैया मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम न थी, परंतु वो विशेष अनुनय विनय के बिना कुछ बताती ही नहीं थी और उससे अनुनय विनय करना मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध पड़ता था। अतः खिड़की से झांककर मैं बिंदा के दरवाजे पर जमा हुए आदमियों के अतिरिक्त और कुछ न देख सकी और इस प्रकार की भीड़ से विवाह और बारात का जो संबंध है उसे मैं जानती थी। तब क्या उस घर में विवाह हो रहा है, और हो रहा है तो किसका, आदि प्रश्न मेरी बुद्धि की परीक्षा लेने लगा। पंडित जी का विवाह तो तब होगा जब दूसरी पंडिताइन चाची भी मरकर तारा बन जाएंगी और बैठ न सकने वाले मोहन का विवाह संभव नहीं। यही सोच विचार कर मैं इस परिणाम तक पहुंची कि बिंदा का विवाह हो रहा है और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। इस अचिंतन्य अपमान से आहत मेरा मन सब गुड़ियों को साक्षी बनाकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में न बुलाने की प्रतिज्ञा करने लगा। कई दिन तक बिंदा के घर झांक झांक कर मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया। तब पता चला कि वह तो अपनी आकाशवासिनी अम्मा के पास चली गई। उस समय से मैं प्राय चमकीले तारे के आसपास फैले छोटे तारों में बिंदा को ढूंढती रहती, पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव था। और महादेवी वर्मा ये जान ही नहीं पाई कि बिंदा कब मर चुकी या उसकी शादी हो गई है। इसके बीच का भेद भी उस कोमल बालिका के हृदय में न समा पाया। तब से कितना समय बीत चुका था, पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई। कभी हो सकेगी ना या नहीं, इसे कौन बता सकता है। यानी सौतेली माँ के अभद्र व्यवहार और कष्टमय जीवन की जो ये संस्मरणात्मक कहानी है वो हृदय स्पर्शी है, जिसे महादेवी वर्मा ने बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। और ये कहानी अब आत्मा तक को झकझोर डालती है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।